बिहार में जिन लोगों ने जातिगत आधारित गणना कराया उन्हीं लोगों ने पिछड़े अति पिछड़े मुसलमानों का हक मान लिया। आपने देखा कि जब गणना का रिपोर्ट सामने आया तो 18% मुस्लिम आबादी है, ये सामने आएगा फिगर, जिसमें आया कि 26 अशराफ है, 74 पिछड़ा अति पिछड़ा है। लेकिन अभी जो हिस्सेदारी दी गई, राज्यसभा में 0 कर दिया गया और विधान परिषद में जो 3 मुस्लिम चेहरा दिया गया, एक जदयू ने दिया, 2 आरजेडी ने दिया, वो तीनों शेख और सैयद को दिया। जबकि गणना का रिपोर्ट ये कहता है कि 3 लाख भी आबादी पूरे बिहार में सैयदों की नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो क्या जो 75% 74% जो पिछड़ा अति पिछड़ा मुसलमान है वो आपका वोट बैंक बना रहेगा क्या? आप अपनी रैली को देख लीजिए, जो अभी आपने जन विश्वास रैली को, जिसको महारैली आपने कहा, अगर माले के लोग नहीं शामिल होते ना तो रैली फ्लॉप थी। और आप उसका सर्वे कर लीजिए कि उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी कितने थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमतौर पे जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो किसी रैली वैली में नहीं जाता है, वोट देने भी घर से कम निकलता है। लेकिन जितने मजहबी इदारे हैं ना, वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, उन्हीं लोगों के कब्जे में हैं। इन लोगों के लॉबी पे अगर आप हिस्सेदारी दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को, उनके नेतृत्व को इस बार फिर गुमराह कर दिया गया। जैसे 2018 में पूरे बिहार के मुसलमानों को जज्बाती कर करके दिन बचाओ के नाम पे गांधी मैदान भरने का काम किया गया। अभी रैली से लोग लौटे भी नहीं कि खालिद अनवर को एमएलसी बनवा दिया गया 2018 में। मैं ये पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी, क्या 2020 में खालिद अनवर को एमएलसी बनाने से आपको मुसलमानों का वोट मिला? क्या आपको फायदा हुआ उनको लाने का? क्या इमारत सरिया ने आपके हमायत में अपील किया मुसलमानों से कि हमारी सिफारिश पे उन्होंने नुमाइंदगी दी है, मुसलमानों वोट करो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 2024 में पुनः आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो टीम मिला आपके लोगों से, आपने फिर उनकी सिफारिश को कबूल कर लिया। क्यों? तो आप जो है अशराफिया तबका का सिफारिश कबूल कीजिए, आप उन्हें हिस्सेदारी दीजिएगा, तो ये जो पिछड़े मुसलमान है वो कहाँ जाएंगे? एक तरफ इनका मामला है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल का 1990 से 2024 तक का तारीख है कि उसने कभी भी पिछड़े अति पिछड़े मुसलमानों को कहीं भी किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं दी। अभी राजद के कोटे से 15 विधान परिषद के सदस्य हैं, जिसमें 6 स्वर्ण हिंदू हैं, जिसमें 3 भूमियार हैं, 2 राजपूत हैं, 1 ब्राह्मण है, और 3 स्वर्ण मुसलमान हैं, 2 शेख हैं, 1 सैयद है। ये जो 15 में 9 आपने दिया है जिन लोगों को, क्या आपका ये वोटर है? अगर है भी तो 15% वोटर को आपने 9 सीट दे दिया, और 85% जो वोटर है आपने उसको 0 कर दिया। 9 आपने हिंदू मुस्लिम सवर्णों को दिया और 3 यादव को दिया, 1 बनिया को दिया, 1 दलित को दिया, मुन्नी रजक को, और जो 1 आप कहते हैं कि उर्मिला ठाकुर हमने अति पिछड़ा को दिया। हमारा मानना है वो भी पूरे तौर पे अति पिछड़ा नहीं है, क्योंकि अति पिछड़ा वो महिला है, उसका पति यादव है, तो आप उसको यादव मानिएगा, अति पिछड़ा मानिएगा? बताइए। जो हिस्सेदारी अगर इसी तरह से हम लोगों की आप अनदेखी कीजिएगा तो आप जान लीजिए 4% आबादी वाला कुशवाहा, 3% आबादी वाला कुर्मी, 5% आबादी वाला पासवान, जो आज चिराग पासवान नाक में दम किए हुए इन लोगों को, 2% आबादी वाला बाजी, अगर ये आपको चने चबा सकता है तो ये 18% मुस्लिम आबादी का 75% पिछड़ा दलित मुसलमान यूनाइट हो गया, जो 14-15% आबादी होगा। और इन्होंने अगर सियासी पार्टी बना ली तो आपका क्या हाल होगा, आप भी सोच लीजिए। अगर आप इन्हें हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो ये आपके साथ नहीं चलेंगे। हम ये गौर कर रहे हैं कि एक तरफ जो आप भारतीय जनता पार्टी को आप कहते हैं ना कि ये जो है पिछड़े अति पिछड़ों विरोधी पार्टी है, या स्वर्णों की पार्टी है, ये हिंदुत्व की पार्टी है, तो आप गौर कर लीजिए उसने अपने एजेंडे में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। पिछड़ा मुख्यमंत्री बना है, राजस्थान में भाजपा ने दलित और राजपूत और ब्राह्मण को मिलाकर समीकरण बनाया है, 2 राज्यसभा भेजा, बिहार में दोनों अति पिछड़ा को दिया, 4 पार्षद दिया तो 1 दलित को दे दिया समर्थन में, अब आगे 3 में 1 ब्राह्मण को दिया, 2 पिछड़ा को दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष बनाया तो उसने यादव को बनाया। आज 14% यादव की आबादी जब गणना में सामने आ गई तो चारों तरफ से उसको हिस्सेदारी मिल रही है। पहले भी मिल रही थी, अब और बढ़ चढ़ के मिल रही है। आरजेडी भी दे रहा है, जदयू भी दे रहा है, माले भी दे रहा है और बीजेपी भी दे रही है। पिछड़े मुसलमान कहाँ जाएंगे? हमारा ये कहना है कि अगर इन लोगों ने नहीं सुधार किया
तो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा भी मजबूर हो जाएगा। आने वाले दिनों में एक सियासी पार्टी का गठन हमें भी करना पड़ेगा और ये नारा देना होगा कि हमारा वोट हमारी झोली में और हमारा नेता होगा। वोट हमारा, झोली हमारा, नेता हमारा। अभी तक हमने आपको सपोर्ट किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि जिस वक्त देश आजाद हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस का भी रवैया वही था जो बीजेपी का रवैया है। कांग्रेस भी एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करती थी, तब मुस्लिम लीग भी था, लेकिन कांग्रेस ने अपने रवैये में सुधार लाया तो मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को किनारे करके कांग्रेस को स्वीकार किया। लंबे अरसों तक कांग्रेस की हुकूमत रही। भारतीय जनता पार्टी भी अगर अपने आइडियोलॉजी में सुधार लाती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज एक समीकरण बनाया कि हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए नरसिम्हा राव लालकृष्ण अडवाणी को भारत रत्न दिया, तो दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भी दिया। तीसरी तरफ सत्ता में हिस्सेदारी दिया तो ये ख्याल रखा कि पिछड़ा अति पिछड़ा सारे लोगों को मिल जाए। उसी तरह हम ये कहना चाहते हैं कि जो नफरत की राजनीति है, वोट पॉलिटिक्स के लिए आप करते हो, आप नफरत की राजनीति को बंद कर दो, मुसलमानों को गले लगाओ, तो मुसलमान भी लब्बैक करने को तैयार है। मुसलमानों को क्या चाहिए? शांति चाहिए, अमन चाहिए। अगर आप ऐसा कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, तो याद रखिए कि एक बड़ी आबादी जब आपसे जुड़ेगी तो फिर आपको यहाँ की सत्ता से कोई बेदखल करने वाला पैदा नहीं होगा। ये तो तारीख गवाह है कि जब जब मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने जिसको सपोर्ट कर दिया, उसकी कुर्सी मजबूती से टिकी रही, कुर्सी ने हिलाया नहीं उसे। इसीलिए हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महागठबंधन के लोगों को यह चेतावनी देने के लिए बैठे हैं। चेतावनी देना चाहते हैं कि मेरी हक तलफी हुई है। पिछड़े मुसलमानों को आपने हिस्सेदारी देने में कोताही की है, अनदेखी की है, उनके साथ बेईमानी की है, नाइंसाफी की है। अगर यही रवैया लोकसभा चुनाव में भी रहा, अगर आपने लोकसभा चुनाव में भी हिस्सेदारी नहीं दिया, तो आपका जमकर पिछड़े मुसलमान विरोध करेंगे।